लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों के साथ ही प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए। इसी के साथ जीत के दावों का दौर भी शुरू हो गया। एक तरफ बीजेपी राज्य की सभी 29 सीटें जीतने की उम्मीद जता रही है, वहीं कांग्रेस ने भाजपा के खेल को खराब करने में कोई कसर बकाया नहीं रखी है। हिंदी हार्टलैंड मध्य प्रदेश दशकों से भाजपा का गढ़ रहा है। दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनावों में 163 सीटें जीतकर बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन पहले 2 चरणों में मतदान में गिरावट उसके लिए खतरे का संकेत माना जा रहा है कि महिला मतदाता जो लाडली बहना योजना की लाभार्थी हैं, उन्होंने विधानसभा चुनाव की तरह उत्साह लोकसभा चुनाव में नहीं दिखाया। कुछ सीटों में मौजूदा सांसदों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर भी रही, तो कई जगह पार्टी को अंतर्विरोध का सामना भी करना पड़ा। कांग्रेस इन्हीं परिस्थितियों में माहौल अपने अनुकूल मान रही है, लेकिन पिछले 4 चुनावों के परिणाम देखें तो 2009 को छोड़ कांग्रेस किसी भी चुनाव में भाजपा के करीब भी नहीं रही है। 2014 में बीजेपी को 25 सीटें मिली और 48.03% वोट हासिल हुए। 2004 में कांग्रेस को 4 सीटें हासिल हुई और 34.07% वोट मिले। 2009 में बीजेपी को 16 सीटें मिलने के साथ 43.45% वोट हासिल हुए। 2009 में कांग्रेस को 12 सीटें और 40.04% वोट मिले। 2014 में भाजपा को फिर 27 सीटें और 54.08% वोट मिले। 2014 में कांग्रेस को 2 सीटें ही मिल सकी, 35.4% वोट हासिल हुए। 2019 में बीजेपी को 28 सीटें मिली और वोट प्रतिशत बढ़कर 58% हो गया। 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली और वोट परसेंट 34.05 रह गया। इस चुनाव में बीजेपी ने पीएम मोदी के नाम और काम हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट मांगे हैं, तो कांग्रेस ने मोदी सरकार की नाकामियां गिनाई। जातिगत जनगणना का वादा, संविधान पर खतरा बताकर वोट मांगे। भाजपा को मोदी मैजिक पर भरोसा है, तो कांग्रेस को बदलाव की उम्मीद नजर आ रही है। भाजपा सभी 29 सीटों पर प्रचंड विजय का परचम लहराएगी। भाजपा की बूथ शक्ति, डबल इंजन की सरकारों के कारण और मोदी जी की गारंटी का वो प्रभाव और उत्साह था कि मध्य प्रदेश ने अन्य राज्यों की तुलना में रिकॉर्ड वोटिंग का एक स्तर हासिल किया है। पूरा विश्वास है इस बार मत प्रतिशत लगभग 10 ज्यादा मिलेगा और सभी 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे। चुनाव में सभी सीटों पर जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है अब कि ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रत्याशियों ने जो मेहनत करी है वो अधिकतम संख्या कांग्रेस की रहेगी इस बार। 2014 और 2019 में मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में मोदी मैजिक चला है। 2014 में भाजपा ने अच्छे दिन और 2019 में अब की बार फिर मोदी सरकार के नाम पर वोट मांगे। इस बार भाजपा 400 पार के नारे के साथ मैदान में है। कांग्रेस ने इसे नारे को संविधान बदलने की साजिश बताकर भाजपा की घेराबंदी की है। देखना यह है कि इन नारों और दावों के बीच जनमत किधर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा आपकी बार कौन पार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, इसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। MP में क्या चला, मोदी की गारंटी या कांग्रेस का न्याय? पहले 2 चरण के चुनाव में किसे नफा किसे नुकसान? कैसे पूरा हो पाएगा भारतीय जनता पार्टी का क्लीन स्वीप का प्लान? कांग्रेस को कहां से नजर आ रही 2009 जैसे नतीजों की आस? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी खासी उत्साहित थी, क्योंकि उसको जिस प्रकार के नतीजे एक नए पैटर्न के चुनाव लड़ने के बाद मिले, पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ा गया था, जो एक संकेतक था कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिलेगा, चूंकि विधानसभा में मिला है। तो पहले ही 28 सीट थी। क्लीन स्वीप की बात की कि मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करेंगे। सिर्फ छिंदवाड़ा पिछली बार नहीं जीत पाए थे 2019 में, तो इस बार उसको भी क्लियर करेंगे। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं या दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों से 1-2 जगह और
लोकसभा चुनाव में विजय श्री जा सकती है। कांग्रेस में तमाम दो फाड़ हुई, तमाम हो हल्ला हुआ, भगदड़ हुई, तमाम ब्रेकडाउन हुए, लेकिन बावजूद इसके कई बार जब आप शिखर तक पहुंच जाते हैं तो उस पर बने रहना भी एक बड़ी चुनौती होती है। उत्साह के लिए ये बोलना लाजिम है कि हम 400 पार जाएंगे, हम क्लीन स्वीप करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को पिछला जो उसका परफॉर्मेंस था अगर वो भी वापस से रिपीट करती है तो उसके लिए उपलब्धि होगी। अब देखने वाली बात है कि वो कहां तक जाती है। दूसरी अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस उसके पास होने को कुछ नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि जनता हमारा चुनाव लड़ रही है, तो ये बात तय है कि कांग्रेस का चुनाव जनता ही लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से वो राजनीतिक प्रतिद्वंदता, राजनीतिक द्वंद्व, राजनीतिक प्रतिरोध, राजनीतिक क्षमताओं का प्रस्तुतिकरण कहीं दिखा नहीं, एक विपक्ष के तौर पर या एक राजनीतिक दल के तौर पर। तो अब चारों चरण के चुनाव हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अभी 3 चरण और बाकी हैं देश में। 1 जून तक चुनाव हैं, 4 जून को रिजल्ट है। लेकिन मध्य प्रदेश के परिदृश्य में मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनावों का निर्णय जो है ईवीएम में बंद हो चुका है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि अब की बार कौन पार और मध्य प्रदेश में उसको कितना सपोर्ट मिला। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ब्रज गोपाल लोहिया जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल, ब्रज गोपाल जी, 29 की 29 क्लीन स्वीप, आप जब 29 करोगे तो आप पिछले परफॉर्मेंस से 1 कदम आगे जाओगे, और ये जो भी करेंगे ये अपने पिछले परफॉर्मेंस से 1-2 कदम आगे जाएंगे। सब 1-2 कदम पर है, लेकिन आपके पास अधिकतम 1 ही कदम है बढ़ाने के लिए। ये कितने भी बढ़ा सकते हैं, इनके पास स्पेस है, लेकिन इनके कदम ऐसे हैं कि उठते ही नहीं हैं। कदम कदम बढ़ाए जा और कांग्रेस के गीत गाए जा, और जब कांग्रेस से टिकट मिले तो दूसरे में टिकट वापस करो और वहां से हट जाओ। इस टाइप की तो इनकी स्थिति है। फिर भी आप कहते हैं मजबूत विपक्ष नहीं है, प्रचंड वो है, माहौल है, सब है, तो आपको लगता है कि क्लीन स्वीप होगा? चलो कोई नहीं, आपकी ऑडियो नहीं आ रही, आपका ऑडियो क्लीन स्वीप हो गया किसी कारणों से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पवन जी से पूछ लेता हूं, सवाल सेम है। पवन जी, क्लीन स्वीप? नहीं, देखिए, क्लीन स्वीप का तो सवाल ही नहीं उठता कि क्लीन स्वीप होंगे। बोलते रहे कुछ भी, बतौलेबाजी में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है, तो कुछ भी कह दें, कुछ भी नारा दे दें, बस वो नारा सुनने में अच्छा लगता है। जैसे मोदी जी के काम सुनने में अच्छे लगते हैं, एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी पे काम हुए नहीं है। आज जिस तरह की मोदी जी की गारंटी की बात कर रही है, अभी हमने एक कहीं पे हमने सोशल मीडिया पे देखा, बीडी शर्मा जी बोल रहे हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने में लगी हुई थी, और वो मोदी वो शख्स है कि जिनको जितना ही बदनाम करोगे उतनी ही ताकतवर होकर उभरेंगे। तो ये चीज तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी में ज्यादा लगती है। अगर इनके 50% तो राहुल गांधी जी में 100%, क्योंकि राहुल गांधी जी को दोनों की अगर तुलना करेंगे तो जितना मोदी जी अपने भाषणों में राहुल गांधी जी, शहजादा और कांग्रेस का उपयोग कर रहे हैं, उतना तो कोई नहीं कर रहा। तो अगर इन्हीं के फायदे गांधी ज्यादा ताकतवर हो रहा है, और हमारे काम ज्यादा ताकतवर, और हमारा न्याय पत्र ज्यादा ताकतवर हो रहा है, क्योंकि आम जनता ने अब देख लिया है 2014 के बाद जब मोदी जी भाषण देने उठते हैं, नेता भाषण देने जाता है, तो आम जनता सोचती है कि कुछ अपने बारे में बताएंगे, अपने कामों के बारे में बताएंगे। तो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता 2014-2008 में मध्य प्रदेश में जितने दिनों से काम किया है, कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने कभी कामों पे बात नहीं करता है। कोई नहीं कहता कि हमने बोला था महंगाई कम करने के लिए, हमने महंगाई कम कर दी। कोई नहीं बोलता कि हमने बेरोजगारी कम करने के लिए बोला था, बेरोजगारी कम कर दी। कोई नहीं बोलता है कि हमने किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी और 750 किसान शहीद हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी की जो दोहरी नीतियां, दो मुही बातें करती, उससे जनता अच्छी तरह से वाकिफ हो चुकी है। और हमारा नेता राहुल गांधी जिस
और बलिदान करके भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो नया यात्रा करके हमारा पत्र बना है, जो हमारा न्याय पत्र बना है, वो न्याय पत्र में पूरे देश की आवाज समाहित है, पूरे देश की भावनाएं समाहित है। और अब जनता ने मोदी जी को देख लिया और जनता इस बार पूरी तरह न्याय से पत्र कांग्रेस ना हो पार्टी गया, के साथ वो विश्वास हो है। गया जय। अमृत। देश की भावनाएं, देश का वो ग्लूकोज, प्रोटीन और मिनरल्स, विटामिन सब वही है, वही पिला दो 2-2 घूंट सो पूरा देश जो है न्याय उसमें हो जाएगा। आप भी बता दो आपके में क्या मिला है ब्रज गोपाल जी, सो 400 पार चले जाओगे। आप क्या चटा रहे हो जनता को, कौन सा चूरन चटा रहे हो? नवीन जी 400 पार भी जा रहे हैं और 29 की 29 सीट भी जीत रहे हैं। अभी आपने जब चर्चा प्रारंभ की थी तो कुछ बड़ी अहम बातें की हैं। आपने एक अहम बात ये की कि हम अगर एक सीट और बढ़ाते हैं तो एक कदम आगे बढ़ेंगे, परंतु हम इतिहास को ध्यान में रखकर, अपने प्रदर्शन को ध्यान में रखकर और आंकड़ों को ध्यान में रखकर इस बात को कह रहे हैं कि 1984 से लेकर आज तक कांग्रेस कभी हमसे ज्यादा वोट। अच्छा ये बताओ एक चीज और, वो स्क्रीन पे इसमें दिख रही है मुझे, इस स्क्रीन पे दिख रही है एक, वो पोस्टर में आ रही है अच्छे दिन आने वाले हैं, कौन से उससे आ रहे हैं, कौन से ट्रांसपोर्ट से लद के आ रहे हैं ये? नहीं देखिए, मैं तो आपको 10 साल से कह नहीं पाए हो, आप लिख दो क्या अच्छे दिन आ गए हैं भाई, हम तो मान लेंगे ना जो है सो यही अच्छे। नवीन जी, हाँ नवीन जी अच्छे दिन तो मानने से है। मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, अरे तो आपके ही किसी पोस्टर में लिखा है अच्छे दिन आने वाले हैं। अब अच्छे दिन आने वाले हैं तो मैं बता रहा हूँ ना किनके अच्छे दिन आए हैं। हाँ। इस देश में गांव-गांव तक सड़क पहुंची है, उनके अच्छे दिन आए हैं। इस देश में लोग गड्ढे वाली सड़कों में चला करते थे, जिन्हें चलना है उनके अच्छे दिन आए हैं। 80 करोड़ गरीबों को, जिनको पिछले 5 वर्ष से निःशुल्क राशन मिल रहा है, उनके अच्छे दिन आए हैं। 12 करोड़ लोग प्रधानमंत्री आवास में निवास कर रहे हैं, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने, उनके अच्छे दिन आए। अभी पोस्टर तो चेंज कर अच्छे दिन आए। मैं फिर से कहता हूँ, हाँ, जिन लोगों ने इस देश की जनता को 65 वर्षों तक ठगने का और लूटने का काम किया है, उनके बुरे दिन भी आए हैं। और जो अभी कह रहे थे पवन पटेल जी कि हम अपने आंकड़े नहीं रखते, नहीं, हम तो लगातार अपने आंकड़े रख रहे हैं। इस देश में हमने विकास का रोड मैप भी पेश किया था और उसके फिगर्स भी जारी किए हैं कि किस तरह सड़कों के मामले में, किस तरह यातायात, ट्रेन के मामले में, हवाई यात्रा के मामले में बहुत परिवर्तन इस देश में आया। विकास का फिगर तो इतना जबरदस्त है। विकास का फिगर 1.6 टाइम एबव, इनसे ज्यादा रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए 9 वर्षों में। 10वां अगर वर्ष जोड़ देंगे तो दोगुने हो जाएंगे 10 वर्षों से। अरे तो मैं ये कह रहा हूँ जो आपका प्रचार प्रसार मंत्रा वो है, जो उस प्रभाग क्या करते आप, उनके बड़े अच्छे नाम रखते हो, जो प्रचार प्रसार प्रकल्प है, उनको बता दो कि बदल लें भाई, आ गए हैं इतने लोगों के, अभी भी लिख रहे हैं अच्छे दिन आने। देखो वो देखो फिर आया नवीन जी, हमारे प्रचार प्रसार विभाग को बताने से ज्यादा तो जनता को ये मालूम है। अगर वो मालूम नहीं होता तो लगातार हमें चुनती नहीं। ये वही जनता है ना जो एक देश में चुनने पे मत जाओ, घटनाक्रम पर निगाह रखती है। चुनने पे मत जाओ। चुनने के 2 अर्थ होते हैं, एक पशु पक्षी दाना चुगते हैं, उसमें भी चुनना बोलते हैं। चुनने के अलग शब्द होते हैं। कई बार चुनते चुनते में जनता चुन्नी लाल बना देती है। खैर कोई नहीं, अपना नजरिया हो सकता है नवीन जी, परंतु जब जनता बार बार, अरे अब कहाँ मीडिया वालों का कोई नजरिया बचा है? हमारी तो वैसे ही धुंधला गई हैं आंखें, आपको देख लो। जिनकी नहीं धुंधलाई हैं वो समझ लो कोई ना कोई ड्रॉप डाल रहे हैं वो। खैर रमेश शर्मा जी साथ में, रमेश शर्मा जी आ रहा हूँ ना आपके पास, आ रहा हूँ। इस राष्ट्र पर गर्व कई बार ऐसा, कई बार क्या होता है, इस देश के राम भक्तों पर के अच्छे दिन आए। जी जी। और इस देश में 370 मिटाने का जिन्होंने संकल्प लिया था, उनके भी अच्छे दिन आए। जी जी, मैं हमारे भी आ गए। इतने बढ़िया बढ़िया अच्छा सा महसूस कर रहा हूँ। सर पूछ रहा हूँ, रमेश शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं। सर 10% इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा किया था कि पिछली बार उन्हें जो मत प्रतिशत मिला, इसमें इस बार वो 10% मत प्रतिशत बढ़ाएंगे। मतलब पार्टी का, इंडिविजुअल की बात करो। ओवरऑल मतदान जो है वो 76% से घटकर 71 हो गया। मतलब ओवरऑल मत प्रतिशत 5% कम हुआ है। तो 2019 की तुलना में 2024 में जनता ने मतदान में रुचि नहीं दिखाई, जबकि 5 साल में जागरूकता, 5 साल में ये टेक्निक्स संप्रेषण के माध्यम बड़े ही हैं, लेकिन जनता ने 5% कम इंटरेस्ट दिखाया। तो मतदान ओवरऑल 5% कम हुआ है और
मोदी जी को 400 पार ले जाने में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ना चाहिए। तो ओवरऑल कम हुआ है, इंडिविजुअल अब देखना पड़ेगा कि जितना भी हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी को अगर उनकी आशा के अनुरूप मिलता है तो प्रचंडतम होगा ये। और अगर फिर जैसे वोटिंग का रुझान रहा है पिछला, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बहुत जो उनकी आंकड़े उन्होंने लगाए हैं कि 400, तो उससे फिर उन्हें कहीं ना कहीं कुछ कम पर संतोष करना पड़ेगा। देखिए, मोटे तौर पर ये जो मतदान का प्रतिशत कम हुआ है, मैं समझता हूं इसके लिए दोनों पार्टी का जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है वो इसके लिए जिम्मेदार है। दोनों मध्य प्रदेश की अगर मैं आपको वैसे मैं टोकता नहीं हूं, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी, चेताया था कि बहुत व्हाट्सएप पार्टियां खेल रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और मीडिया में थोड़ा बहुत बाइट दे रही हैं, लेकिन इस बार कार्यकर्ता कुछ भी कारण हो लेकिन निकल नहीं रहा है। बिल्कुल वो आपने कहा था। हाँ। दूसरे राउंड पे ये कहा था, टीवी डिबेट में ही कहा था। तो वो बहुत जरूरी है कि इस बार कार्यकर्ता का मोबिलाइजेशन उतना नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता की दोनों के अलग अलग भाव थे। एक पार्टी के कार्यकर्ता को लग रहा था हम जीत ही रहे हैं तो मेहनत काहे के लिए करें, और दूसरे को लग रहा था कि हम हार रहे हैं तो मेहनत काहे के लिए कर रहे हैं। इस बार जो मोबिलाइजेशन हुआ है मतदाता का, सबसे ज्यादा स्वयंसेवी संगठनों ने और चुनाव आयोग ने किया हुआ है, उसके कारण मतदान इतना प्रतिशत बढ़ा है। यह फिर कहीं ना कहीं कुछ लोग स्वयं जागृति से गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो मतदान का प्रतिशत गिरा है उसमें दोनों पार्टियों की उसमें बराबरी की जिम्मेदारी है और उनको जाना चाहिए था। अब अगर हम रिजल्ट की बातचीत करें तो मध्य प्रदेश में अगर आप 29 में से देखेंगे तो 24-25 सीट की जो दिशा और धारा दिख रही है वो लगभग एक तरफ दिख रही है, उसमें कोई बहुत समस्या नहीं है। 4-5-6 सीट पर संघर्ष की स्थिति बन रही है कि वहां संघर्ष, अब संघर्ष में कौन बाजी मार लेगा, कितनी बाजी मार लेगा, नहीं मार पाएगा, ये अपन को 4 जून तक पता चलेगा। लेकिन एक बात, जो मतदान कम प्रतिशत का जो ज्यादा नुकसान है वो मेरी दृष्टि में भाजपा को ज्यादा है। यदि पिछली बार जो इनको शायद 57-58% वोट मिले थे उसमें 1-8% की कटौती हो जाए तो उसको कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। कांग्रेस का वोट जो लगभग 33-34% था उसमें 1-2% अगर बढ़ जाए तो भी कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। जहां भी संघर्ष अगर हुआ है तो वहां इंडिविजुअल जो उम्मीदवार है कांग्रेस का, जैसे मान लीजिए झाबुआ का मान लें, हम राजगढ़ का मान लें, मुरैना का मान लें, ये जो इंडिविजुअल उम्मीदवार है, रीवा का मान लें, इंडिविजुअल उम्मीदवार ने मेहनत की है, वहां मतदान ठीक गया। अब फिर मतदान कुछ कई जगह बहुत आश्चर्यजनक हुआ, जैसे मुझे 2-3 सीटों पर मेरी बहुत निगरानी रही, जैसे राजगढ़ को ही हम देख लें तो राजगढ़ को अगर देखें तो राघोगढ़ और वो जो 2 पट्टी है राजगढ़ से गुना जिले की पट्टी है, वहां मतदान का प्रतिशत कम है और सारंगपुर की पट्टी में मतदान का प्रतिशत ज्यादा है। सारंगपुर क्षेत्र जो है वो संघ का थोड़ा सा सक्रियता वाला है, तो उसने एक प्रश्न चिन्ह लगाया। छिंदवाड़ा में अगर आप देखें तो जिस तरीके से आक्रामक भाजपा थी तो उससे ये लग रहा था कि भाजपा वहां पर कुछ कमाल कर सकती है, लेकिन रणनीति की दृष्टि से देखें तो कमलनाथ की रणनीति भाजपा पर भारी रही। उनकी बड़ी संख्या में चले गए भाजपा में, लेकिन वो भाजपा में केवल दिखावे के लिए गए। वो ठीक उसी प्रकार चले गए जैसे खानवा के युद्ध में बाबर की रणनीति से महमूद लोधी चले गए थे राणा सांगा की फौज में, और रणनीति ऐसी बनवाई कि वो सारा गड़बड़ हो गया। अब उस वहां पर क्या हुआ है अब 4 जून को पता चलेगा। तो कुल मिलाकर इस बार के परिणाम बड़े दिलचस्प रहेंगे। जी तो लोया जी, वैसे तो आजकल देखो जो गांव में जाओ आप तो गांव की दुकानों पे जो सामान्य दुकानें होती हैं उस पर लिखा रहता है कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा नहीं करें। राजनीति का भी यही दौर है, इसमें मोदी जी दे रहे हैं गारंटी और कांग्रेस दे रही है न्याय। तो मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी आपने कहा, तो अब पता नहीं कि ये गारंटी मोदी की गारंटियां और वोटर के दिल में बजेंगी घंटियां या फिर वो छुट्टी ही कर देगी टन 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 करके, कुछ कह नहीं सकते। जी नवीन जी, बिल्कुल आपने बड़ा वाजिब प्रश्न उठाया है। मैं भी एक दुकानदार हूं और हमेशा दुकानदार ये चाहता है कि उसे गारंटी ना देना पड़े, परंतु ग्राहक चाहता है कि गारंटी मिले। और इसी तरह का संबंध राजनीति का है कि जो देने वाला है वो चाहता है कि गारंटी ना देना पड़े, परंतु जनता चाहती है कि गारंटी हो। अब आप देखिएगा कि किस तरह लोगों की इसकी आदत ऐसी रही कि लोग हमेशा छले जाते रहे, जनता के साथ धोखा होता रहा। पहली बार उन्हें ऐसा नेता मिला है कि जिसने जो कहा वो किया है। और
आगे भी कहा है का शब्द है। एक बात और थोड़ी सी रमेश शर्मा जी की आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जो कम मतदान उन्होंने राजगढ़ लोकसभा का बताया, सीधी में भी यही हुआ है कि चुरहट और सिंहावल में कम मतदान हुआ है, और चुरहट और सिंहावल का कम मतदान क्या दर्शाता है वो भी समझ आता है। और आज इंदौर में जो मतदान हुआ है, इंदौर में आज इंदौर क्षेत्र क्रमांक 3 में सबसे कम मतदान हुआ है। आपको याद है कि ये किस तरह की सीट है, तो जो कम मतदान है वो दिखा रहा है। और कांग्रेस ये उस तरह की है जहां पार्टी का प्रत्याशी सरेंडर कर देता है जी। ये इस तरह की सीट है जहां बम नाम का प्रत्याशी कांग्रेस के लिए फुस हो जाता है और आपके लिए फट जाता है। नहीं नहीं, देखिए आप मुझे एक बात बताइए कि अक्षय बम जी ने कहा क्या कि जब आप मेरी गाड़ी में बैठने तैयार नहीं हुए, अरे वो अक्षय बम, अक्षय नाम उसको बदल लेना चाहिए। वो अक्षय नहीं है, अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय नहीं हो। वो तो फुस्सी बम है, वो तो फुस्सी बम है। वो सॉरी उनका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। कड़ावीन नहीं है वो, बम तो छोड़ो, कड़ावीन होता है ना, कड़ावीन नहीं है। वैसे मेरे भाषा में कहूँ तो चिटपिटिया नहीं है वो भाई। संघर्ष करता काय का बम है भाई, फुस निकल गया, उसको कड़ावीन बोलो। वो उसका नाम चेंज करो आप मेरे हिसाब से। संघर्ष करना होता है उस व्यक्ति को तो निर्दलीय चुनाव लड़ते, मगर उसे दल अरे कोर्ट से ऑर्डर है उसको अरेस्ट करने का, और वो घूम रहा है छुट्टा। नवीन जी मैं फिर से कह रहा हूँ कोई नहीं घूम रहा है छुट्टा, और इस प्रदेश में किसी को छुट्टा घूमने की। अरे पूरा वीडियो आया है। अरे इनकी सुन ले लो, आज थोड़ा मन हो रहा है। वैसे तो मैं कहाँ बोल पा रही है मीडिया, थोड़ा आज मैं बोल रहा हूँ तो पवन जी तुम थोड़ा कंट्रोल कर लो, कंट्रोल होता है। हाँ बोलो। आज आपके देखो ये वीडियो भी चिपक रहे हैं, जब हम लोग बोलते हैं तो चिपक जाते हैं लोग, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं। बोलिए। नहीं नवीन जी, मैं फिर से कह रहा हूं कि हम तो कानून से चलने वाले लोग हैं, कानून से चलने वाली सरकार है। और एक बात आप भी समझते हैं कि जिस तरह के मुद्दे आप लोग उठाते हैं उन पर कार्रवाई करने का सामर्थ्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में है। नहीं तो मीडिया कितने मुद्दे उठाता रहा और टीवी पर आता रहा 4 कदम सूरज की ओर। वो भी इस देश ने देखा है, जाना है, समझा है, और तभी तो इतना जबरदस्त मोह भंग हुआ है कि मोह इतना भंग कर लिया लोगों ने कि उस कांग्रेस पार्टी की बात सुनने तैयार नहीं है। अच्छा ठीक, अब इनसे जरा पूछ लें, इनसे पूछ लेता हूँ एक बात बताइए। पहले दादी ने राज किया, फिर बेटे ने राज किया, फिर पार्टी के तमाम बड़े वरिष्ठ नेताओं ने राज किया, अब जाके ये जिनको राजकुमार कहा जा रहा है, हालांकि वो राहुल जी हैं, वो कह रहे हैं अब न्याय देंगे। तो क्या बाकी 50-55 सालों में क्या चटनी घोंट रहे थे? कर क्या रहे? 55 साल में जो चटनी घोट रहे थे, या चटनी घोट करके जो देश को खड़ा किया था, जहाँ किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर था, किस तरह अंग्रेजों ने किस हालत में इस देश को छोड़ा था, मोदी जी जो आज एक एक करके संस्थाओं को बेचने जा रहे हैं, वही चटनी खा करके, वही चटनी गोट करके क्या बिक गया? क्या बिका? जैसे बतौर क्या बिका जी, क्या बिका बताओ? अरे LIC बिक गई, ONGC बिक गई, आधे से ज्यादा चीजें बिक गई। क्या बिक गया? अरे एक इन्वेस्टमेंट आ गया उसमें, बिकना चलाने चले। एक मैं इस चीज का मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। एक व्यक्ति इस देश में, मैं किसी पूंजीवाद का समर्थक नहीं हूं, लेकिन इस देश में एक टाटा, रतन टाटा जैसा रतन है, उसकी कमिटमेंट ये है टाटा की कि टाटा अपना एक वाहन पाकिस्तान में नहीं बेचता है, कोई सा। वो रतन टाटा से उनकी एयरलाइंस लेके, उसको सरकारी एयरलाइंस बना के, उसको 40-50 हजार करोड़ के घाटे में दिखा के, उसको डुबा के, बाद बाकी का जाना वहीं टाटा के पास पड़ा। क्या इस देश में आप ये मानते हैं कि जो व्यक्ति है, जो प्राइवेट है, जो निजी उद्यम करता है, वो बेईमान है? बस राजनेता या सरकारी उपक्रम ही दूध के धुले हैं। बेईमान की बात ही नहीं है, हर व्यक्ति ईमानदार हो सकता है। कहीं ऐसा ठप्पा नहीं लगा हो कि प्राइवेट वाला बेईमान रहेगा। तो फिर क्या बात है? फिर हर आदमी को सशक्त बनाओ ना। उस काम की बात कर रहा हूँ मैं, तो सरकार से बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं, मैंने कभी नहीं बोला कि कोई बिजनेसमैन खोट है। मैं बता रहा हूँ जिस टाइप की सरकार की पॉलिसी आती है, किसी एक बिजनेसमैन को सबको देते हैं। अरे आप पॉलिसी क्या करते हो? आपको सुरक्षा से टाटा बेचे या बाटा बेचे, उससे क्या फर्क है? आप तो रेट तय करो ना। अनिल अंबानी को सुरक्षा का पूरा वो दिया गया था, उनके पास कोई भी अनुभव सुरक्षा करे, लेकिन फिर भी आप उनको ठेका दे दो। एक छोटा सा आज मैं बोलता रहा हूँ तो 50 तरह के डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ। अरे मैं रुक जाओ लोया जी, रुक जाओ। मेरा
मेरा रुक जाओ लोहिया जी, मेरा कहना ये है ना कि पेट्रोल अंबानी बेचें, अडानी बेचें, लखानी बेचें, तूफानी बेचें, कर दो 30 रुपए लीटर, फिर सरकार बेचे या कोई और बेचे, क्या फर्क है? दावा तो किया था ना, रामदेव बाबा ने बोला था ना कि तुम्हें 25 रुपए पेट्रोल चाहिए कि क्या चाहिए, बोला तो इनके अनुयायी लोगों ने कर दे। मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूं, लोहिया साहब को अगर अपनी गारंटियों पे इतना विश्वास होता तो क्यों घटना घटी खजुराहो जैसे, ना आपकी गारंटियों पे, सच बताऊं, आपकी गारंटियों पर रत्ती भर विश्वास नहीं है, ना आपके न्याय पे विश्वास नहीं है, रत्ती भर भगवान भरोसे है इस देश की जनता, भगवान भरोसे, भगवान पे पूरा विश्वास है, उसी से चल रहा है ये देश। तो राम राजा सरकार पे विश्वास है कि शायद कहीं शर्म आ जाए, जो गारंटी की बात कर रहे हैं वो गारंटी दे दें, और जो न्याय की बात कर रहे हैं वो अन्याय करना बंद कर दें। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा सर। नहीं, मेरी प्रतिक्रिया तो पहले ये है कि ये जो आज कांग्रेस आरोप लगाती है, विकेंद्रीकरण का निर्णय तो कांग्रेस ने लिया था। राजीव गांधी जी ने घोषणा की, नरसिम्हा राव की सरकार में विकेंद्रीकरण का निर्णय हुआ कि जो संस्थान घाटे में चल रहे हैं उनको प्राइवेट को दे दिया जाए, तो ये निर्णय उनका था, उस पर मोदी अमल कर रहे हैं। दूसरी एक बात, जो जिस तरीके से आरोप लगाते हैं इनकम टैक्स को, CBI को, ED को, आप मुझे बताइए, संसद में 1957 में पहली बार भ्रष्टाचार का मुद्दा फिरोज गांधी जी ने उठाया था, उस आधार पर जांच हुई। फिरोज गांधी जी तो इनके कुनबे में ही शामिल नहीं है तो नहीं, बस एक सेकंड और लूंगा, भले साथ ज्यादा समय हो। उस पर उद्योग मंत्री का जो दक्षिण भारत के थे उनका त्यागपत्र हुआ, एक आध जना जेल गया। राजीव गांधी जी इतने दुखी थे, वो कहते थे कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे मिलता है। तो ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करके, ये तो राहुल गांधी जी के पिताजी और उनके दादाजी के सपनों को मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तो विकेंद्रीकरण और भ्रष्टाचार पर तो आभार व्यक्त करना चाहिए कांग्रेस को। समय सीमा के चलते ये चर्चा में यहां समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो देश के 80 करोड़ लोग वो हैं जो 2 जून की रोटी के लिए सरकार के मोहताज है। 80 करोड़ लोग, ये वो है जो आंकड़ा सरकारी है, आंकड़े से भयावह हो सकते हैं। 50-60 साल कांग्रेस ने चलाया, ये है 80 करोड़ लोग भूखे हैं, और सरकार उन्हें दे रही है। इस बात पर अब वो अपनी पीठ थपथपा रही है, तो इतना कर दो कि वो अपनी रोजी रोटी कमाने खाने लायक हो जाएं। अपनी गारंटियां रखो अपने पास, अपना न्याय रखो अपने पास, जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये तीनों मुहैया करा दो। आपको पता है ये जिस दिन मिल जाएंगे ना, वो समझ लेंगे कि वोट किसको देना है, फिर वो भीड़ों में खड़े नहीं होंगे। तो आपको चाहिए क्राउड, आपको चाहिए भेड़ें, और भेड़ों को बस इतना हक दिया है संविधान ने, चुन लें कोई भी भेड़िया अपनी पसंद से। चिथना है, मरना है, परेशान होना है, ये आम जनता को ही होना है। हालांकि ठीक है, गारंटी पे भरोसा करते हैं, आप न्याय देंगे इस बात पे भी भरोसा करते हैं, लेकिन हमें भरोसा है कुछ बदलेगा नहीं। 10 साल से तो देख रहे हैं। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहे IND 24 के साथ। नमस्कार।